बताएगा तूने मेरे प्यार का। अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर है, कब खरीदे? रंजू ने अपनी माँ प्रभा के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तो अपर्णा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वो ये सब खरीद लाई, प्रभा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर रंजू बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लेना बेटा, इसमें क्या है? कहकर प्रभा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी रंजू को दे दिए। लेकिन उसने एक बार यह नहीं सोचा कि अपर्णा को कैसा लगेगा जब वो जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। प्रभा के देने भर की देरी थी कि रंजू ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे, जब आती है रंजू कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बात करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ? ओ माँ, आप कितनी अच्छी हो, कहकर रंजू अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वो यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। यह भी नहीं सोचा कि वह चीज किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अपर्णा ने अपनी सास के लिए वो झुमके खरीदे थे। पर प्रभा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए, इसीलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो, मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ। आईने में खुद को निहारते हुए रंजू कहने लगी, वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? प्रभा ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए प्रभा बोली। पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो अपर्णा बहू और मानव की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है माँ, वो आप जानो और आपके जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रंजू ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रंजू को दे दिए? प्रभा के कान में वे झुमके न देखकर भरत ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी रंजू आई थी और वह वे झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए प्रभा ने कहा और वहां से जाने लगी, क्योंकि जानती थी अब भरत चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पसंद नहीं आती? बोलो, जब भी आती है कुछ न कुछ उठा कर ले जाती है। क्या जरा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वो उठा कर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी मन मर्जी करेगी, गुस्से से आग बबूला होते हुए भरत ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी प्रभा, बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वो जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वो भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों रंजू हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज भरत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए कहने लगी, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को देना
क्या यह सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वो हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह पिचकाते हुए प्रभा बोली, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का भी उपहार लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है आज तक? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? देखता हूं मैं तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। देखना कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रंजू ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए प्रभा बोली, ओ कमक्ल औरत, रंजो मेरी आंख की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अपर्णा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वो तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है। फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेद करती हो? कमा कर लाती है और घर संभालती है, तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुंझलाते हुए प्रभा बोली, अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं। बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी बहू को 1 गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ न कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वो अपर्णा के कान न भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसीलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर भरत अपना पैर पटकते हुए वहां से चले गए और प्रभा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि भरत ने रंजो के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे भरत, अपर्णा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए। पर फिर भी प्रभा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हों या आस पड़ोस, हर किसी से वो यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे अपर्णा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। अपर्णा ने तो प्रभा को आते ही अपनी मां मान लिया था, पर प्रभा तो आज तक उसे पराये घर की लड़की ही समझती थी। अपर्णा जो भी करती प्रभा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और रंजो का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना, मां आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर प्रभा खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर प्रभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही नहीं कहा था अपर्णा ने, मां ज्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूं, आप ये पी लीजिए। कहकर उसने गिलास प्रभा की ओर बढ़ाया ही था कि प्रभा ने ग्लास उसके हाथों से झटक दिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कह लगी, बढ़िया आई मुझे सिखाने वाली।
अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अपर्णा की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। मानव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अपर्णा भी अपने कजन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन अपर्णा यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। यही सोचकर जाने से पहले उसने रंजू को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा। जिस पर रंजू ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी, तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही है इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूं मैं इनकी, बहू नहीं, समझी? रंजू की बातों से अपर्णा बेहद आहत हुई मगर चुप रही। मगर अपर्णा के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फोन पर हालचाल जरूर पूछ लेती और साथ में यह बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते आएगी जरूर। और प्रभा सोचती, बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती जरूर। एक रात अचानक भरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्रभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मानव को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रंजू को फोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी प्रभा ने रंजू और उसके पति को फोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फोन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। प्रभा के मन में यह ख्याल आया। फिर हार कर उसने अपर्णा को फोन लगाया। इतनी रात गए प्रभा का फोन आया देखकर अपर्णा घबरा उठी। प्रभा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज आई तो वह समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबरा कर वह बोली, माँ माँ आप रो क्यों रही हैं? कही ना क्या हुआ माँ? लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वह कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त शोना को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाए। अपर्णा की जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक अपर्णा और मानव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद रंजू भी अपने पति बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर शोना ना होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। अपर्णा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त शोना को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच गई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रंजो भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूं मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वो तो सुबह आपकी मिस्ड कॉल देखकर वापस आपको फोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। अपर्णा की तरफ घूरते हुए रंजू बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी उसे अपर्णा को प्रभा के करीब देखकर। अभी वो बोल रही थी कि तभी उसका 7 साल का बेटा अमोल बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी मम्मी झूठ बोल रही है। जब आपका फोन आया था हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फोन नहीं उठा रही थी, पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। अमोल की बातें सुनकर सब हतप्रत रह गए और रंजू को तो काटो तो खून नहीं। प्रभा एकटक कभी अपनी नाती को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमोल जो कह रहा है वह सही है।
सच्चाई खोलते ही रंजू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फोन आ रहा था माँ, और मैंने उसके लिए कहा था। वो शब्द फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना, इसीलिए। प्रभा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश तुम्हें फोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर यह शोना ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चला कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई न बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी रंजू, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो, कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर प्रभा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपर्णा से बोली, चलो बहू, देखें तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रंजू माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी प्रभा ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उसका।